अच्छा भाई देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास जो हमारा ऑफिस ऑटोमेशन था ना, ऑफिस ऑटोमेशन में जितनी हमारे पास चीज़ें थी हमने देख ली। हमने आउटलुक देख लिया, वर्ड देख लिया, एमएस वर्ड, और एक्सेल देख लिया, और पावर पॉइंट को भी हमने देख लिया, जो भी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट। तो अब जो तुम्हारा दूसरा है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन के बाद जो तुम्हारा कोर्स है वो क्या है, तुम्हारा डिज़ाइनिंग मॉडर्निस्टिंग वेबसाइट। तो इसका हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास क्या चीज़ इसमें हम पढ़ लें, क्या करेंगे इसके आगे, फर्दर क्या इसमें करोगे इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर तुम्हारे पास डिज़ाइनिंग मॉडर्निस्टिंग वेबसाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो सेमेस्टर है वो तुम्हारे सेमेस्टर में कौन सी वेबसाइट्स बनाएंगे, वो तुम्हारे पास होंगी स्टैटिक वेबसाइट। यानी कि तुम जो बना रहे होगे, डिज़ाइन करोगे, वो बनाओगे तुम स्टैटिक वेबसाइट। वेबसाइट की कैटेगरी जो है ना, वो दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की क्या होती हैं कि तुम्हारे पास दो वेबसाइट्स होती हैं, एक स्टैटिक होती है और दूसरी जो होती है वो तुम्हारे पास होती है डायनामिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जब तक तुम्हारे पास सिर्फ वेब पेजेस में बैकएंड इन्वॉल्व नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास बात किसकी हो रही है, डिज़ाइन की बात हो रही है। तो अगर तुम्हारे वेब पेजेस डिज़ाइंड हुए हुए हैं तो इसका मतलब है तुम्हारी क्या कहलाएगी, वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर डिज़ाइन प्लस बैकएंड हो, यानी कि पीछे हमारे पास डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई एक जगह स्पेस मौजूद हो, तो यहाँ पर हमारे पास वो क्या कहलाती है, डायनेमिक वेबसाइट। अगर मैं एक बात करूँ एग्जांपल देके, कि यहाँ पर तुम्हारी जो फेसबुक है वो एक पूरी वेबसाइट है, और कौन सी वेबसाइट अगर उसको कैटेगरी में डालो वो डायनेमिक वेबसाइट है, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड वेबसाइट है। तो अब देखो वहाँ क्या होता है, अगर एग्जांपल बैकएंड का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, बैकएंड में कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो तुम्हें नज़र आ रही होती हैं चीज़ें। यानी कि तुम फेसबुक ओपन करते हो या फिर कोई भी साइट ओपन करते हो, तो तुम्हें जो डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है इस तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा स्टैटिक डिज़ाइन होता है। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुम क्या करते हो, यहाँ पर आते हो और तुम लॉगिन कर रहे होते हो, तुम यहाँ पर ईमेल से लॉगिन कर रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, तो वो चेक कहाँ करता है, तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो फेसबुक में जाके। तुम क्या करते हो, सबसे पहली चीज़ तुम अपना अकाउंट बनाते हो। तो वो जो अकाउंट बना रहे होते हो वो असल में हो क्या रहा होता है, वो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, और वो डेटा कहाँ जा रहा होता है, वो डेटा तुम्हारा जा रहा होता है। वही आवाज़ें क्यों आ रही हैं, तुम लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो डेटा स्टोर्ड हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा होता है, बैकएंड में हो रहा होता है। सिर्फ याद रखने वाली चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे पास बैकएंड इन्वॉल्व नहीं है और वो डेटा स्टोरेज होती है, यानी कि इसको अगर और बोल दें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अभी फ़िलहाल याद रखने के लिए कि डेटा स्टोरेज जहाँ हो रही होती है, पूरी चीज़ें डेटा स्टोर्ड हो रहा होता है, वो बैकएंड होता है तुम्हारा इन्वॉल्व। अगर नहीं है बैकएंड इन्वॉल्व तो वो तुम्हारी क्या है, सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट है, डिज़ाइन, यानी कि सिर्फ तुम्हें डिज़ाइन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये हो गई हमारे पास कैटेगरी की बात। इसमें अब तुम बोलते हो वेबसाइट, तो वेबसाइट होती क्या है असल में, अगर तुम ये वेबसाइट बोल रहे हो तो इसके अंदर वेबसाइट बनती कैसे है, वो होती है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस तुमने बनाए, उनको आपस में क्या किया, उनको आपस में मर्ज किया, तो तुम्हारे पास इन रिज़ल्ट क्या आ रहा होता है, तुम्हारे पास आ रही होती है एक वेबसाइट। यानी कि बहुत सारे पेजेस हैं। अब जैसे मेरे पास कोई वेबसाइट है, उसका पहला पेज है हमारे पास होम पेज है, इंट्रोडक्टरी, तो वो एक पेज है, और उसके बाद दूसरा है अबाउट प्रोडक्ट्स का पेज है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट होते हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, हमारे पास दराज अगर ओपन करें वेबसाइट, तो अब ये तुम्हारे पास पहली चीज़ तो ये किस कैटेगरी में आएगी, जितनी भी वेबसाइट यहाँ ओपन होंगी वो डायनेमिक है, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर क्या हुई है, बैकएंड से कनेक्टेड है। यानी कि तुम अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो तो ऑर्डर प्लेस कैसे हो रहा होता है, वो पीछे बैकएंड स्टोरेज पे जा रहा होता है। तो ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है पूरा यहाँ पर फर्स्ट पेज, अब मैंने ये ओपन किया, लोड लिया, तो ये वेबसाइट ने पहला पेज जो इसका होगा वो क्या होगा, होम पेज है, ये फर्स्ट होम पेज कहलाता है। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा था होम पेज, तो इसका मतलब था ये। अब इसमें देखो मल्टीपल पेजेस हैं। यहाँ पर मैं आया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा,
तो अब क्लिक करने पे क्या होगा, ये मेरे पास एक अलग पेज खुल रहा है, यानी कि ये अलग कोई पेज है कैटेगरीज का, वो डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो अलग खुलेगा। मैं किसी और चीज़ पे क्लिक करूँगा तो वो पेज अलग डिज़ाइन हुआ हुआ होगा। तो अब इसका मतलब है ये एक वेबसाइट कैसे बनी हुई है, एक वेबसाइट बनी हुई है बहुत सारे पेजेस को मिला के। और इसमें कितने होंगे, इसमें दराज की अगर पेजेस की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, यानी कि 500 से ज़्यादा पेजेस के अंदर होंगे। उसमें इन्होंने इतने ड्रॉप डाउन्स डाले हुए, सब कुछ किया हुआ है। तो जिस पे क्लिक करते जा रहे हो वो वेब पेज, यानी कि एक वेबसाइट जो बनती है वो क्या होती है, वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से बनती है। यानी कि बहुत चार, अगर एक वेबसाइट में 4 पेजेस भी तुमने बना दिए, वेब पेजेस ऐड कर दिए, तो इसका मतलब है वो तुम्हारी वेबसाइट की कैटेगरी। एक पेज को ऐड करके तुम उसको वेबसाइट नहीं कह सकते कि तुमने एक पेज बनाया और तुम बोल रहे हो मेरी वेबसाइट। तो हमेशा कलेक्शन वेब पेजेस की जो है वो वेबसाइट कहलाती है। और वेब पेजेस क्या है कि ये जो तुम्हारा एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है पूरा, ये तुम्हारा क्या है, एक पूरा वेब पेज कहलाता है। तुम जो भी पेज ओपन कर रहे हो साइट का, वो क्या है, तुम्हारा पूरा एक वेब पेज कहलाता है। तो ये तुम्हारे पास सबसे मेन चीज़ पता होनी चाहिए। तुम जो बना रहे हो चीज़, जो इम्प्लीमेंट करोगे, वो असल में है क्या, तो वो तुम्हारी वेबसाइट बना रहे हो तुम, और स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन सीखोगे, और तुम्हारे पास वेब पेजेस होंगे डिफरेंट। सही है, तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास ये आ जाता है कि एलिमेंट्स क्या यूज़ होंगे। कि हम जब ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, सेमेस्टर के अंदर सीखना है, तो अब उसमें क्या टूल्स यूज़ होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखोगे, तुम यहाँ पर लर्न करोगे भाई। स्टार्टिंग जो तुम्हारी है HTML5, उसके बाद तुम्हारे पास CSS, और जो लास्ट होगी हमारे पास एक होगी जावास्क्रिप्ट। तो ये तुम्हारे पास क्या होंगी, ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास होंगी कि ये HTML5 तुम लर्न करोगे, CSS लर्न करोगे और जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों का काम क्या है, यहाँ पर सिंपल सी डिस्क्रिप्शन अगर ले लो तो ये जो HTML5 है, ये लैंग्वेज जो है, ये एक तुम्हारी सबसे पहले तो एक लैंग्वेज है, और किसके लिए है, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यानी कि कोई भी तुम वेब पेज बना रहे हो, उसको अगर तुमने स्ट्रक्चर करना है पूरा, तो वो किसके थ्रू होता है, वो तुम्हारे पास होता है HTML के थ्रू। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर में अगर यहाँ से एग्जांपल लें, स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट जो आया होगा ये किसके थ्रू आ रहा है, ये HTML के थ्रू आ रहा है। ये बटन लगा हुआ है, ये बटन HTML के थ्रू लग रहा है। ये तुम्हारे पास यहाँ पर ये चीज़ आई हुई है, ये HTML के थ्रू लग रही है। ऊपर जितना टेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें सेट हुई हुई हैं वो HTML के थ्रू क्या हो रही हैं, वो स्ट्रक्चर्ड हुई हुई हैं। ये हेडिंग उन्होंने सेट करी हुई है, उसमें पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन ऐड करी हुई है, तो ये सब स्ट्रक्चर है पूरा। यानी कि एक पूरा सेट किया हुआ स्ट्रक्चर, वो कैसे होगा, तुम्हारा HTML के थ्रू। हाँ, बात आती है अगर कि हमने स्ट्रक्चर बना लिया, आगे डिज़ाइन करना है, यानी कि मुझे इस टेक्स्ट का कलर कैसा रखना है, इस बटन को कैसे कलर करना है, इसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो जब मैं बात कर रहा हूँ डिज़ाइन की, इम्प्लीमेंटेशन की, तो फिर मेरे पास दूसरी लैंग्वेज आ जाती है, दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाएगा कि मुझे अगर उस स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इस लैंग्वेज का, कि भाई यहाँ पर मैं फिर इसकी हेल्प लूँगा CSS की। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये चीज़ हो गई क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़। जावास्क्रिप्ट जो है वो अब मेन, अभी हम इतना कोई इतने डेप्थ में नहीं जा रहे, सिर्फ यहाँ यूज़र इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए ये वर्ड जो है ये पता होना चाहिए क्लियर। यूज़र इंटरेक्शन क्या है, कि यूज़र इंटरेक्शन क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास गूगल पे, सर्च इंजन पे इतनी वेबसाइट्स हैं, वो तुम्हारी वेबसाइट्स पे क्यों आए, वो तुम्हारी वेबसाइट पे रुके क्यों, वो तुम्हारी वेबसाइट से क्यों अट्रैक्ट हो, तो इसी को बोलते हैं यूज़र इंटरेक्टिविटी। जितनी तुम्हारी यूज़र इंटरेक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि तुम अपने कस्टमर को जितना गैदर कर सकते हो उतना अगर कर लिया, तो वो तुम्हारी ही वेबसाइट पे आएगा हमेशा सर्च करते हुए, और ये रुकेगा। रोकना कस्टमर को, ये तुम्हारे पास होता है किस तरीके से, यूज़र इंटरेक्शन, यानी कि जितना बड़ा। अब तुमने कलर्स वेबसाइट पे अपने इतने करे हुए, एनिमेशंस लगाई हुई हैं, कुछ किया हुआ है दूसरा, तो अब क्या होगा, वो वहाँ पर तुम्हारी वेबसाइट पर रुकेगा और फर्दर एक्सप्लोर करेगा। अब देखो ये ब्रांड्स हैं, अगर ये अपनी चीज़ ख़राब भी कर देते हैं तो इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड बन चुके हैं, तो तुम्हारा जो स्टार्टअप वेबसाइट है तुम्हें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी।
इनका ब्रांड है, अब ये कुछ भी कर ले, इनकी वेबसाइट में लैकिंग भी आ जाए, कस्टमर की नीड बन चुकी है कि मैं दराज को यूज़ करूँगा नहीं तो मेरे पास काम नहीं होगा, उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन वो आदत पहले कैसे बनाई है, वो इंस्पायर करके बनाई है, यानी कि स्टार्टिंग जो होगी उन्होंने काम मेहनत किस पे करी होगी, यूज़र की इंटरेक्टिविटी पे काम। तो CSS भी यही कर रही होती है, लेकिन फर्दर जो और इजाफा करती है वो कौन कर रही होती है, वो जावास्क्रिप्ट, यानी कि एडिशनल पॉइंट जो होता है। CSS से आधा डिज़ाइन तुम्हारा हो गया, सही हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन और एडिशनल क्या करना है, पॉइंट तुम्हें ऐड करना है, कुछ और चीज़ों को तुम्हें अच्छा करना है, तो फिर क्या होता है, तुम्हारे पास तीसरा स्टेप आ जाता है कि तुम जावास्क्रिप्ट पे आ जाते हो। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास थी कि भाई स्टैटिक एक वेबसाइट इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के क्या हो रही होती है, यहाँ पे बन रही होती है। अगर इसको बोलते हैं भाई 3 मेन कंपोनेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारे पास काम कि हमने ये समझ लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जब ये सारे काम करने हैं तो उसके लिए तुम्हें क्या ज़रूरत होती है, एडिटर्स की। हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स मौजूद हैं। डिफरेंट एडिटर्स की अगर लिस्ट लिखूँ, सबसे पुराना एडिटर जो है वो नोटपैड, जो हम खोल रहे होते हैं ना बार बार, ये वाला जिस पे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले जो डिज़ाइन होती थी वो ऐसी होती थी, और इसमें बहुत मेहनत, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हें सारी चीज़ें HTML की, CSS की, सब कुछ खुद ही लिखनी है, सब कुछ खुद करना पड़ता था। लेकिन फिर ये अपग्रेड्स, एडिटर्स की अपग्रेशन आती रही, तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। सबलाइम है, नोटपैड++ है, और फिर जो सबसे मेन है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो सबको इसने ख़त्म कर दिया यहाँ पर, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक ऐसा एडिटर है जिसमें ऐसी एडवांस चीज़ें हैं कि यहाँ पर बहुत आसानी है। तुम्हारे पिछले एडिटर्स के मुकाबले में जितने भी हैं, यहाँ एडिटर्स की लिस्ट बहुत सारी है, एडोबी ड्रीमवीवर भी है इसमें। तो ये सब जो हैं वो इतनी तुम्हें इफेक्शन नहीं दे पाते, उतना काम नहीं प्रॉपर करवा सकते जितना जो एफिशिएंटली काम हो रहा होता है वो किस एडिटर पे हो रहा होता है, वो विजुअल स्टूडियो कोड पे हो रहा होता है। तो हम जो एडिटर यूज़ करेंगे, यानी कि हमें HTML की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, CSS की करनी है, तो वो सब कहाँ होगी, उसके लिए एक स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस क्या है हमारा, ये वाला एडिटर। अब कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जो रेफ़र करेंगे, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। यही तुम्हारा कंपनीज़ में भी क्या हो रहा होता है, यही रिक्वायरमेंट होती है विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके तुमने सर्च करना है सबसे पहले भाई कि यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो सबसे पहली तुम्हारे पास यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी कि यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तुम ईज़िली इस विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर। अब विंडोज़, सबके पास विंडोज़ ही होगा, मैक्सिमम लोगों के पास तो विंडोज़ 10 और 11, तो 10 और 11 पे ही काम चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो कोई इतना हाई सॉफ्टवेयर नहीं है ये, तुम्हारे पास एडिटर इतना टाइम नहीं ले रहा होता। तो यहाँ ये डाउनलोडिंग हो जाएगी, और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी क्या है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर भी हम आके अगर इसमें कर लें,
सही है, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। VS कोड जब डाउनलोड होगा तो तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है वर्जन, तुम्हारे पास जो भी अपडेटेड वर्जन होता है इसको तुम आओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा। एक्सेप्ट किया तुमने एग्रीमेंट को, यहाँ पर तुमने लोकेशन सेलेक्ट करी कहाँ पर तुमने करना है इसको इंस्टॉल, नेक्स्ट किया यहाँ पर तुमने, और यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर सारे इन्वायरमेंट सेट कर दोगे। यहाँ पर तुम्हें डेस्कटॉप आइकन चाहिए, इसमें भी क्या कर दो, ओपन विद कोड, यहाँ पर सब चीज़ों को टिक मार्क चेक बॉक्सेस पर टिक कर दो, नेक्स्ट करो, लोकेशन डिफाइन करेगा और यहाँ पर तुम्हारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है इसको इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम क्या करोगे, डायरेक्टली ओपन करोगे। सही है, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से जो स्टूडियो कोड का जो है इंटरफेस आ जाएगा। अब उसमें क्या करता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में तुमसे थीम पूछता है फर्स्ट स्टार्टिंग में कि तुम्हें अपनी VS कोड की थीम किस तरीके से सेट करनी है। तो अब यहाँ तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करके अपनी थीम सेट कर सकते हो। तो डार्क मॉडर्न पे ही सेट रख के करो, तो डेवलपर्स जो हैं वो डार्क, क्योंकि तुम्हारी अगर लाइटर मोड होता है ना उससे तुम्हारी आई साइट पर जो है फ़र्क पड़ता है, तो उसको डार्क मोड पे ही रख के। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं पेज, तो हम तो प्रैक्टिस पर्पस करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रॉपर जो तरीक़ेकार होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर होता है, यानी कि तुम जो पूरी साइट बना रहे हो वो एक फ़ोल्डर में पैटर्न होती है, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें एक फ़ोल्डर में मैनेज करनी है। वो जो तुम करोगे काम कैसे करोगे उसका तरीक़ेकार वहाँ से तो है ही, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर को एक नेम देता हूँ इंट्रोडक्शन HTML, यानी कि इस तरीके से मैंने मेंशन किया। अब देखो यहाँ पर इसको खोलने का तरीका क्या है, मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब इस फोल्डर को मुझे VS कोड पे ओपन करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए CMD लिखा। CMD लिखने के बाद अब मुझे इसको क्या करना है, इसको एडिटर पे ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोड स्पेस डॉट। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये कमांड किस लिए है कि मेरे पास ये कोड जो है, ये फोल्डर जो है वो कहाँ पे खुल जाए, ये मेरा VS कोड के अंदर खुल जाए। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब ये फोल्डर की हायरार्की जो है वो कहाँ खुल जाएगी, मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर खुल गई। अब देखो मुझे रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे आके रेफ़र कर रहा है, मेरे पास इंट्रो HTML का था फोल्डर, वो यहाँ आ गया। अब जो चीज़ होती है तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप के क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे आके देखो डिफरेंट तुम्हारे पास ऑप्शंस है। अब यहाँ तुम्हें फ़ाइल बनानी है, यानी कि ये जो फ़ाइल बना रहे हो इसका मतलब है ये तुम एक पेज बना रहे हो, यानी कि अगर हम एग्जांपल लें ये पेज, तो एक पेज तुम बना रहे हो, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है। तो यहाँ पे तुमने न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ देख लेना न्यू फोल्डर होता है न्यू फाइल, तो फाइल पे हमेशा क्लिक करना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक होम डॉट
और यहाँ पे क्या करोगे, एक्सटेंशन लगाओगे HTML की। यानी कि हमें सारा काम HTML का सपोर्टेड ये रखना है, सारी चीज़ें करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी किसी भी फाइल को बनाते हुए यहाँ पर HTML की, वरना ये सपोर्ट नहीं करेगा HTML का कोड। तो तुम ऐसे ही बनाओगे फाइल। उसकी एग्जांपल क्या है, तुमने यहाँ पर रखा कुछ भी, तुमने अबाउट ये गलती करी, तो अब ये फ़ाइल एक अलग बन गई है, टेक्स्ट की फ़ाइल है। यहाँ तुम्हारा सिर्फ टेक्स्ट ही स्टोर्ड हो सकता है, ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है HTML के। तो यहाँ पर क्या करोगे, इनेबल करने के लिए HTML को यहाँ पे लगाओगे तुम .html की एक्सटेंशन। और अब अगर यहाँ पर आके चेक करोगे तो मैं जो फोल्डर में काम कर रहा हूँ वहाँ ऑटोमेटिकली क्या होती रहेंगे, फाइल के एडिशंस हो रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हारे पास कैसे हो रही होती है, ये इस तरीके से ओपन करने का तरीका है हायरार्की, और यहाँ पर हमारे पास पेज बनाने का तरीका है फर्स्ट। तो अभी क्या करो, तुम्हारे पास VS कोड होगा, तुम यहाँ पर इसको करो जो मैंने अभी बताया, ये इम्प्लीमेंटेशन। एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट फोल्डर के बाद उसको एक्सेस करो और उसमें फ़ाइल बनाओ एक। फिर आगे हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें करेंगे।